हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स को। इसमें हम अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसको पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हम 2 वीडियो देख चुके हैं, अब आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज एक बड़ा डेरिवेशन हल करने वाले हैं। तो ये डेरिवेशन क्या है वो देखते हैं हम। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें आज हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये व्यंजक थोड़ा लंबा होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक आप इसको समझिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो कल हमने विद्युत द्विध्रुव बनाना सीखा था, विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार से बनता है वही सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? कोई दो समान लेकिन विजातीय आवेश। तो देखिए यहाँ पे ये दो आवेश है, मान लेते हैं हम, एक आवेश ये और दूसरा ये दोनों आवेश कैसे हैं? समान है लेकिन विजातीय है। समान होने का मतलब ये Q है तो ये भी Q है, लेकिन विजातीय मतलब एक प्लस का आवेश है तो दूसरा माइनस का है। तो यहां हम इसमें प्लस लगा देते हैं और इसमें माइनस Q लिख लेते हैं। तो ये दो आवेश हो गए कैसे? समान लेकिन विजातीय। इन बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं। एक बिंदु को नाम दे दिया हमने A, दूसरे बिंदु को यहां पे नाम दे दिया B। ये दोनों आवेश कैसे रखे हुए होते हैं विद्युत द्विध्रुव में? अल्प दूरी पे। और वो अल्प दूरी कितनी बताई थी कल? वो अल्प दूरी हमने बताई थी 2L। ये अल्प दूरी कितनी होती है? 2L। मतलब इस आवेश से दूसरे आवेश तक की ये जो दूरी है ये है 2L। तो हम यहां पे ये दूरी कितनी बता दी दोनों आवेशों के बीच की? 2L। अब अगर इस आवेश में यहां पे हम इन दोनों आवेश के बीच में एक कोई मध्य बिंदु ले लेते हैं, उस मध्य बिंदु को नाम दे दिया हमने O। अब ये तो विद्युत द्विध्रुव तो बन चुका है यहाँ पे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? दो समान लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हुए हों। अल्प दूरी मतलब कितनी दूरी? 2L दूरी पे अगर रखे हुए हों तो इस व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव तो बन चुका है। अब हमें क्या करना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति किसको बोला जाएगा? ये जो विद्युत द्विध्रुव के लिए जो हमने ये लाइन खींची है, इसी लाइन को यदि हम और आगे तक यहाँ पे अगर बढ़ा देते हैं, इस लाइन को ही हम और आगे तक यहां तक अगर ले जाएं तो इसे क्या बोला जाएगा? अक्षीय स्थिति। मतलब अक्षीय स्थिति में क्या करना है हमें? अब किसी बिंदु पे, तो यहां ये अक्षीय स्थिति कहलाएगी। इसमें कोई बिंदु ले लेते हैं हम, यहां पे अक्षीय स्थिति में ये कोई बिंदु ले लिया हमने, इस बिंदु को नाम दे दिया P। तो क्या करा हमने? अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर, ये जो बिंदु लिया, किसी बिंदु का मतलब ये वाला बिंदु लिया, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब ये जो अक्षीय स्थिति में हमने बिंदु P लिया है, इस बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करने हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करें? यहां पे विद्युत द्विध्रुव में ये लंबाई कितनी है? 2L है। हमने ये मध्य बिंदु यहाँ पे O लिया है, मध्य बिंदु O। अब मध्य बिंदु है, इसका मतलब इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों बराबर होंगे। अब टोटल लंबाई यदि 2L थी तो इधर का हिस्सा कितने का बचा? 1L का बचा
और इधर का हिस्सा भी एक एल बचा। तो हम इन हिस्सों को भी लिख लेते हैं, कितने कितने की हैं ये लंबाई के। ये वाला हिस्सा एल लंबाई का हो गया, और यहां से यहां तक का ये जो हिस्सा है ये भी कितना हो गया, एल लंबाई का हो गया। तो इस हिस्से की लंबाई भी एल है और इसकी भी एल, टोटल मिला के कितनी हो गई, 2l। अब ये जो मध्य बिंदु O है, इससे ये जो बिंदु हमने लिया है जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो मध्य बिंदु O से इस बिंदु तक की ये जो दूरी है ये हम मान लेते हैं कितनी, r मान लेते हैं। मतलब इस P से लगा के कहां तक की दूरी, O तक की दूरी, ये जो O था इससे लगा के इस P तक की दूरी कितनी मानी है हमने, r। अब अगर ये दूरी हमने r मानी है, अब हम क्या करेंगे, इस A से P तक की भी दूरी लिखेंगे और B से P तक की भी दूरी लिखेंगे। तो अगर हम देखें A से P तक की दूरी, तो ये A इस सीध में है और P इस सीध में है, तो A से P तक की ये जो दूरी है ये कैसे लिख सकते हैं हम, हमें O से P तक की दूरी पता है कितनी है, r है, और O से A तक की दूरी भी पता है हमें कितनी है, l है। तो हम क्या करें, इस टोटल दूरी में से उधर उधर का ये जो हिस्सा है, उधर का हिस्सा मतलब ये l वाला जो हिस्सा, l लंबाई का जो हिस्सा है, ये अगर हम माइनस कर दें तो ये इधर की बची हुई दूरी हमें पता चल जाएगी। तो हमें अगर A से P तक की ये दूरी पता करना है तो क्या करेंगे, हम इस r में से, ये यहां से लगा के यहां तक की ये जो दूरी है r, इस r में से उधर उधर की इस तरफ की ये जो हिस्सा है, कौन सा, O से A तक का ये वाली जो दूरी है L, इसको माइनस कर देंगे तो इधर की दूरी हमें पता चल जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये टोटल दूरी R में से ये वाली दूरी यानी कि L को माइनस किया तो R माइनस L दूरी आई, कहां से कहां तक की, A से P तक की दूरी R माइनस L। अब अगर हम B से P तक की दूरी निकालना चाहें, B से P तक की, तो B से P तक की दूरी के लिए हमें क्या करना है, अभी हमने इस R में से ये L को माइनस करा था, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये R तो लेना ही है, साथ में इतनी दूरी और लेनी है। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी अगर हम यहाँ ऊपर देखें तो L है, तो इस R में यहां से लगा के यहां तक की दूरी ये R है, इसमें हम ये हिस्सा मतलब L वाला हिस्सा और जोड़ दें तो हमें B से P तक की टोटल दूरी पता चल जाएगी। तो क्या करा हमने, R में ये दूरी में ये L दूरी को भी क्या करा, जोड़ दिया, तो ये R प्लस L आई, कहां से कहां तक की दूरी, B से P तक की दूरी R प्लस L। अब यहां पे बाकी अगर हम देखें तो अब ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पे हम मान लेते हैं कि कोई एक एकांक धनावेश होगा। एकांक धनावेश मतलब प्लस Q0 से दर्शाते हैं एकांक धनावेश को। तो इस बिंदु P पे हमने क्या रखा है, एक एकांक धनावेश रखा है। ये परीक्षण करने के लिए रखा गया है क्योंकि हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। वो परीक्षण आवेश क्या रहता है, एकांक धनावेश मतलब प्लस Q0। अब सबसे पहले अगर हम इस बिंदु A के कारण अगर हम P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर देखें तो किस दिशा में होगी वो हम पता करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे दोनों धनावेश है तो प्रतिकर्षण होना है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर हटेंगे। अब ये तो दूर नहीं हटेगा, दूर कौन हटेगा, ये जो बिंदु हमने लिया है ये इस तरफ आएगा, मतलब ये वाला जो आवेश है ये इस तरफ खिसकेगा। तो अगर देखा जाए तो ये धनावेश, तो बल किधर लगेगा, इस दिशा में बल लगना है। कौन सी दिशा में, ये वाली जो दिशा है बाहर की तरफ, इस दिशा में बल लगेगा। अब जो बल की दिशा होती है वही किसकी दिशा भी रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब
ई की दिशा भी वही होगी जो बल की है, क्योंकि बल इस तरफ लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही। अब ये जो बल लगा ये किसके कारण लगा था? अभी ए वाले के कारण लगा था, तो हम यहां ई के साथ नीचे एक छोटा सा ए लिख देंगे। अब बी के कारण यानी बी पे जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण अगर इस पे हम बल देखें बिंदु पी पे ही, तो अब ये माइनस का आवेश है और ये पी पे जो आवेश है ये प्लस का है। अब हम जानते हैं कि एक माइनस का और एक प्लस का है, तो ये दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब पास पास आएंगे। तो पास कौन आएगा? वो तो फिक्स जगह पे है, पास ये आएगा। तो ये वाला जो आवेश है ये इस तरफ आएगा। किस तरफ? इधर की तरफ, इस दिशा में आएगा। यानी कि बल किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में लग रहा है, इस वाली दिशा में बल लग रहा है। तो अब बल अगर इस दिशा में लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही हुई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे दर्शाया हमने? ई से। अब इस बार ये बल किसके कारण लगा था? बी के कारण, तो यहां पे हम लिख देते हैं बी। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हुआ है यहां पे। अब हम डेरिवेशन को देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो कुछ लाइनें हमें लिखनी है हिंदी की। वो लाइनें मैं आपको इस चित्र के अंदर ही समझा देता हूं। हमें क्या करना है? सबसे पहले लिखना है, मान लो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। तो ये ए बी क्या बनाया था हमने? एक विद्युत द्विध्रुव बनाया था, ये इतना हिस्सा। तो क्या लिख दिया हमने? मान लो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलके बना हुआ है? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलके बना हुआ है। तो दिख रहा है हमें कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर ही बना है ये। अब मान लो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने कितनी ली थी? 2l ली थी। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, ये जो द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु O से क्या करा था हमने? अक्षीय स्थिति में, ये जो लाइन को आगे बढ़ाया था इसे क्या बोला जाता है? अक्षीय स्थिति। तो इस अक्षीय स्थिति में हमने क्या करा था? कितनी दूरी पे? इस बिंदु O से अक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पे? r दूरी पे एक बिंदु लिया था P। ये बिंदु P कितनी दूरी पे लिया था हमने इस O से? इस O से ये बिंदु P हमने लिया था r दूरी पे। तो लिख देंगे कि अक्षीय स्थिति में r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे क्या करना है हमें? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम आगे का डेरिवेशन हल करते जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम ये जो बिंदु A पे जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दर्शाते हैं। अभी हम किसके कारण निकाल रहे हैं? बिंदु A पे जो प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु A पे जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो A के कारण निकाल रहे हैं इसलिए हम यहां क्या लिख देते हैं? A लिख दिया, EA। अब सबसे पहले वीडियो में ही मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब परिभाषा बताई थी तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र भी लिखा था। सूत्र था 1/4πε0 Q/r²। क्या लिखा था वहां पे सूत्र में मैंने? r का स्क्वायर। तो वो जो r होता है क्या होती है? दूरी होती है। तो हम यहाँ पे r नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे? हम अगर यहाँ पे देखें तो A के कारण P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, यानी कि दूरी क्या लिख लें? A से P तक। तो A से P तक यानी क्या लिखें? AP लिख लेते हैं हम दूरी। तो R न लिखते हुए हमने दूरी क्या लिखी? AP, ये वाली दूरी हो गई। तो R का स्क्वायर था तो ये AP पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब अगर हम दिशा देखें अगर इस तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो दिशा किस तरफ है? उस तरफ, इधर की तरफ बनी है हमने ये EA की दिशा, तो इधर।
तो इधर होने का मतलब ए से पी की तरफ है दिशा, तो हम क्या लिख लेते हैं, कौन सी दिशा है ये, ए से पी की ओर। तो ये हमने दिशा बताई है यहाँ पे ए से पी की ओर। अब इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो ई ए बराबर 1/4πε0, क्यू को ऐसे लिखा। और अब एपी का मान हम चित्र से देख के लिख लेते हैं। ए से पी तक की दूरी हमें चित्र में क्या लिखी थी हमने, ये ए से पी तक की दूरी हमने लिखी थी r माइनस एल, तो हम यहां पे लिख लेते हैं क्या, r माइनस एल, और ये स्क्वायर हमने ऐसे ही लगाया। ये बना दी समीकरण 1। यहां चाहे तो साइड में हम लिख सकते हैं एपी बराबर दूरी क्या थी, r माइनस एल थी। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अब हम बिंदु B पर, अभी हमने लिखा था A पर, तो अब हम क्या कर देंगे, बिंदु B पर स्थित, अब बिंदु B पे कौन सा आवेश स्थित है, माइनस Q आवेश है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेंगे। तो ये आप लाइन लिख लेना कि इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी हो जाएगी इस बार, EB, क्योंकि B के कारण है, तो B के कारण है यानी हम EB लिखेंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो सूत्र वही लिखना है हमें, 1/4πε0 Q/r²। तो इस बार हमें फिर से क्या करना है, R नहीं लिखना है, बल्कि अब R की जगह क्या लिखाएगा, अब इस बार B के कारण P पे निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूरी जो होगी वो B से P तक की होगी, तो हम क्या लिखेंगे, उस R की जगह पे BP लिखेंगे, और R पे स्क्वायर लगता है इसलिए B पे भी क्या लगा देंगे, BP पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब इसकी अगर दिशा की बात करें तो ये वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EB, इसकी अगर हम चित्र में दिशा देखें तो ये इस तरफ है दिशा, इधर की तरफ, यानी कि P से B की तरफ है, P से B की तरफ। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, दिशा क्या हो जाएगी, P से B की ओर। अब इसी लाइन को अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो EB बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/BP। तो BP का मान क्या है, B से P तक की दूरी हमने यहाँ पे चित्र में दिखाई थी ये वाली, ये B से P तक की दूरी कितनी है, R+L। तो हम इस BP की जगह पे क्या लिख देंगे, R+L, और ये जो होल स्क्वायर है ये ऐसा का ऐसा लगा दिया। ये बना दी समीकरण 2। यहां भी साइड में हम लिख सकते हैं कि BP बराबर कितना था, R+L था। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लाइन लिखनी है यहां पे कि EA और EB जो है वो एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत है तथा EA बड़ा है किससे, EB से। तो अब इस लाइन को समझिए, EA और EB क्या है, एक ही रेखा में है लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत है। EA और EB है तो एक ही रेखा में लेकिन दिशाएं विपरीत है, EA उस दिशा में है तो EB इस दिशा में है, तो विपरीत दिशा में कार्यरत है। अब EA बड़ा है EB से, EA कैसे बड़ा है, देखो यहां पे ये जो दोनों आवेश थे ये पास पास में रखे हुए थे, ये +Q और ये +Q, तो इसके कारण ये जो EA का मान था ये क्या हुआ, ज्यादा हुआ, क्योंकि जितने पास में आवेश होंगे बल उतना ही अधिक लगेगा। जैसे अगर दो चुंबक को अगर हम पास पास में रखते हैं तो वो जल्दी से आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकते हैं, या किसी चुंबक के पास लोहे की वस्तु को अगर हम लाते हैं तो जितना पास में लाएंगे वो उतनी जल्दी उसे आकर्षित कर सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर ये दोनों आवेश पास पास में हैं तो बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अब बल अगर ज्यादा लगा इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी क्या हुआ, उसका ज्यादा हुआ।
तो इसीलिए ये EA का मान ज्यादा हुआ, जबकि ये जो माइनस Q और ये जो प्लस का Q0 था, ये दूर दूर है ये दोनों आवेश, तो इनके कारण जो ये विद्युत क्षेत्र लगा था EB, ये कम लगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश दूर होने के कारण बल कम लग रहा है, बल कम लग रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, EB भी कम होगा। इसीलिए मैंने ये क्या करा है, यहाँ पे ये हिस्सा EA वाला लंबा लिया था और EB वाला छोटा लिया था, ताकि आपको पता चल जाए कि EA बड़ा है किससे, EB से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, EA बड़ा है EB से। अब आगे अगर हम देखें, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने दोनों की अलग अलग तीव्रता निकाली थी। अब अगर हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालें, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता यानी उसको काय से दर्शाएंगे, सिर्फ E से दर्शाना है हमें। अभी EA और EB निकाला था, लेकिन परिणामी तीव्रता को सिर्फ E से दर्शाएंगे, और वो निकलेगी कैसे, जो ज्यादा वाली तीव्रता थी यानी कि EA, उसमें से कम वाली तीव्रता यानी कि EB को माइनस कर देंगे हम। जो बड़ा था, EA बड़ा था, तो बड़े में से हम छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो EA में से EB को माइनस करना है। और दिशा क्या रहेगी, दिशा रहेगी A से P की ओर, क्योंकि बड़े वाले की ही दिशा लिखनी है हमें। अब E को तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब EA का मान हम समीकरण 1 से लिख लेते हैं। क्या था EA का मान, ये 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। तो ये मान हम EA का यहाँ पे रख देते हैं, 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। फिर माइनस, इसी प्रकार EB का मान क्या निकला था, वो मान निकला था 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। अब इसे अगर आगे हल करें हम, तो ये एक संख्या, ये एक संख्या, दोनों में अगर हम देखें तो ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है हमें, ये Q और इसमें भी Q। तो ऊपर से तो हमने क्या करा, Q को कॉमन ले लिया, और बटे में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये 4πε0 इसमें भी है और 4πε0 इसमें भी है, तो हम 4πε0 को कॉमन ले लेंगे बटे में से। तो अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर तो बचा ये 1 और बटे में क्या बचा, r-L का होल स्क्वायर। फिर माइनस, ऊपर यहाँ पे भी लिख दिया 1 और बटे में क्या बचा, r+L का होल स्क्वायर। अब ये Q/4πε0 हम ऐसे लिखेंगे, और इसमें अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका और इसका जो एलसीएम है क्या आएगा, एलसीएम में ये दोनों ही संख्या आ जाएगी, r-L का होल स्क्वायर भी आ जाएगा और r+L का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो एलसीएम में ये दोनों संख्या आ गई। और ऊपर क्या करेंगे हम, ऊपर के लिए क्रॉस गुणा कर दो, इसका इधर 1 में कर दो और इसका इधर 1 में कर दें, तो 1 में गुणा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जब 1 में करा तो क्या आएगा, ये की ये संख्या r+L का होल स्क्वायर ही रहेगा। फिर ये बीच में माइनस ऐसे लगाया, और इसका जब 1 में करा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, r-L का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब हम आगे अगर इसको हल करें तो ये Q/4πε0 को तो हम ऐसे लिख देंगे, और यहां पे अब हमें क्या करना है, बटे में अगर हम देखें तो इस संख्या पे भी स्क्वायर है और इस संख्या पे भी स्क्वायर है, तो हम दोनों पे अलग अलग स्क्वायर नहीं लगाते हुए क्या करें, r-L को और r+L को दोनों को हमने एक बड़े कोष्टक में लिख दिया, और फिर उसके ऊपर एक साथ स्क्वायर लगा दिया। तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर नहीं लगाते हुए एक साथ स्क्वायर लगाया हमने। और ऊपर में हम क्या करेंगे, ऊपर में हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, हम जो 9th 10th से पढ़ते हो आ रहे हैं वही सूत्र हमें यहाँ लगाना है। सूत्र हमने पढ़ रखा है a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी सूत्र का हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से हल करें तो सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2a का मतलब क्या हुआ r है और b का मतलब क्या है l, और माइनस लगाया ऐसे ही। अब कोष्टक लगा के इस r माइनस एल के होल स्क्वायर को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो माइनस वाले सूत्र में सिर्फ क्या करना है, हमें 2ab के पहले माइनस लगा देना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हुआ, a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2a की जगह क्या है r और b की जगह क्या है l। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में ये q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 को तो हमने ऐसे ही लिखा, और अंदर की ये जो संख्या है इनमें r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे। और अब क्या करना है हमें, अब इस माइनस का गुणा अंदर की तीनों संख्या में कर दें तो अंदर की सभी संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे। ये r स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, ये एल स्क्वायर भी हो जाएगा काय का माइनस का, और ये 2rl काय का हो जाएगा प्लस का। तो इस माइनस का गुणा करने के कारण अंदर की तीनों संख्याओं के चिन्ह बदल गए। और बटे में हमें क्या करना है, बटे के लिए भी हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र वही है 9वीं 10वीं में जो पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर हम देखें तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में। तो सूत्र के हिसाब से उसे क्या लिख दिया जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, और ये जो होल स्क्वायर लगा हुआ था इसे हम ऐसा का ऐसा लगा देंगे यहाँ पे। अब ये प्लस के आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस के एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो बाहर का हमने ऐसे ही लिखा, और अंदर क्या बचा 2rl प्लस 2rl, तो जुड़ के कितना हो गया ये 4rl, और बटे में हम इस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब अगली स्टेप में इस q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी इसको यहां हम q नहीं लिखते हैं, इस q की जगह अभी हम 1 लिख लेते हैं। ये जो q है इसे हम पीछे लिखेंगे। अब क्या करना है, अभी हमने ये बटे का 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा है सिर्फ। अब इस 4 को लिख लेते हैं 2 गुणित 2 में, और इस 2 के साथ ही यहाँ पे जो q लिखना था वो q हम इस 2 के साथ लिया है, और साथ में क्या लिख दिया, ये जो पीछे l था ये भी लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास, ये 4 को 2 गुणित 2 लिख दिया था, l भी लिख चुके हैं। अब बचा ये r, तो ये r को हमने अलग से गुणे में लिख दिया यहाँ पे, और बटे में क्या है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम ऐसे लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे लिख दिया। और कल के वीडियो में मैंने एक सूत्र बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाया जाता है, और उसके लिए सूत्र हमने देखा था 2ql, ये सूत्र देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो देख लें। ये काय का सूत्र है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको काय से दर्शाते हैं P से। तो P बराबर क्या होता है 2ql। तो हम इस 2ql की जगह क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र के हिसाब से P लिख सकते हैं। तो 2 को तो हमने ऐसा ही लिखा, और फिर इस 2ql की जगह लिख दिया हमने P।
और बटे में फिर क्या करा, गुणे में हमने आर बी ऐसे लिखा, और बटे का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा ही लिख दिया। अब यदि हम क्या करें, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ चुका है, लेकिन हम एक विशेष स्थिति ले लेते हैं। विशेष स्थिति क्या ले, यदि एल बहुत ही छोटा हो, ये छोटे है का चिन्ह बनाया हमने, बहुत ही छोटा है किससे, आर से, तो हम क्या कर सकते हैं, हो तो आर स्क्वायर के सापेक्ष एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर तो हम क्या करेंगे, यहां पे आर स्क्वायर के सापेक्ष एल स्क्वायर की उपेक्षा करेंगे। अब उपेक्षा करने का मतलब क्या होगा, यहां पे समझिए, ये हमने ई ऐसा ही लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी ऐसा ही लिखा, ऊपर का 2p आर भी ऐसे लिखा। तो ये सब तो हमने यहां से ऐसे के ऐसे लिख दिए। अब एल स्क्वायर की हमें उपेक्षा करनी है, मतलब एल स्क्वायर को हटा दो, यहां से सिर्फ क्या लिख दें हम, आर स्क्वायर लिख दें। ये आर स्क्वायर लिखा, एल स्क्वायर को हमने पूरी तरीके से हटा दिया, उसकी उपेक्षा करने का मतलब हटा दिया। तो आर स्क्वायर और साथ में ये होल स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, ये होल स्क्वायर। तो अब E बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr, और ये r के ऊपर घात कितनी हो गई, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 घात हो गई। अब ऊपर एक r था और नीचे r पे 4 घात है, तो उस एक r से नीचे की कितनी घात कट जाएगी, 1 घात कटेगी, तो कितनी घात बची, अभी भी 3 घात बची हमारे पास, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p, क्योंकि r तो कट चुका है, सिर्फ 2p बचा, और बटे में क्या बचा है, r की घात 3। तो यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये आया। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन हमारा आज कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे थोड़ा लंबा डेरिवेशन था, ध्यानपूर्वक समझे। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें, ताकि आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ सके। तो अब अगले डेरिवेशन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।